यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने हमारे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और आज हम हमारी क्लास को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। हमारी समस्त शिक्षण विधियां कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने अधिगम सहायक सामग्रियां ली, वो भी हमने सभी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो मुख्य रूप से आती हैं उन्हें हम कंप्लीट करते चले गए। और अब जो हमारा बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से आवश्यक रूप से सवाल पूछे जाते हैं वह है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन और आज हम मूल्यांकन की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, मूल्यांकन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मूल्य प्लस अंकन, यानी कि किसी बच्चे का व्यवहार से, उसके ज्ञान से, उसके सापेक्षिक उद्देश्य से आदि को मद्देनजर रखते हुए जब बालक के बारे में कुछ कथन स्पष्ट कर दिया जाता है, जिस प्रकार से कोई रैंक इत्यादि दे दी जाती है, तो उसको हम मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन है, सबसे पहले मैं बताती हूँ, मूल्यांकन मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों प्लस पाठ्यचर्या। देखिए, पाठ्यक्रम जो होता है वह होता है सिलेबस, लेकिन जो पाठ्यचर्या होती है इसके अंदर सिलेबस तो होता ही है, यानी कि पाठ्यक्रम के साथ साथ बालक की विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर मुख्य रूप से विद्यालय से संबंधित सभी अनुक्रियाएं, जैसे कि पाठ्यक्रम में तो केवल ये आता है कि बालक पढ़ेगा क्या, यानी कि केवल बालक के पढ़ने संबंधित बात होती है। लेकिन जो कि हमारी पाठ्यचर्या है, इसमें बालक के खेल, विकास, बोध और अर्थात सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। तो पाठ्यचर्या, इसलिए पाठ्यचर्या का ही एक भाग है पाठ्यक्रम। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे पाठ्यक्रम नहीं है, पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या में बालक के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है, जिसमें खेल, उसकी विद्यालय में होने वाली जो लंच होती है वो, प्रार्थना सभा, सभी बालक के आचार विचार कि वह एक अध्यापक से किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, यहाँ तक इसकी शिक्षा, उसके मित्र, सभी के सम्मिलित रूप से चर्चा की जाती है। देखिए, ये हुआ हमारा। अब इसके बाद पाठ्यचर्या के बाद शिक्षण विधि। सापेक्षिक उपयोगिता। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला भाग। इसके पहले भाग में है शिक्षा के उद्देश्य, कि एक बालक को शिक्षा क्यों देनी चाहिए, ये सब मूल्यांकन में रखा जाता है। बालक की पाठ्यचर्या संबंधित क्रियाएं रखी जाती है। शिक्षण विधियाँ, एक अध्यापक द्वारा प्रयोग में ली गई शिक्षण विधियाँ एवं उसकी उपयोगिता, इसको रखा जाता है। और अगर हम दूसरा देखें तो हम इसको इस प्रकार प्लस से जोड़ देते हैं, ताकि क्योंकि इसमें सभी है सम्मिलित रूप से। दूसरा हमारा मूल्यांकन का इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि शिक्षा के निश्चित उद्देश्य, जो शिक्षा के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में विद्यालय की क्रियाएं, विद्यालय की जो क्रियाएं होती हैं उनकी उपयोगिता।
के उपयोग। ठीक है, अगर हम अब तीसरा देखें, तीसरा देखने से पहले हम दूसरा समझ लेते हैं। देखिए, एक शिक्षा का निश्चित उद्देश्य बालक को शिक्षा दी जाए और बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए, किस विषय वस्तु से संबंधित शिक्षा दी जाए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, उसकी शिक्षा में रुचि हो, वो एक अच्छा भारतीय नागरिक बने। इसके लिए विद्यालय में जो क्रियाएं कराई जाती है उसके उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित किए गए हैं, ये शिक्षण के मूल्यांकन में रखा जाता है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, इसको भी हम जोड़ते हुए चलते हैं। देखिए, हमारा जो तीसरा है वह है छात्रों की, यानी कि जो विद्यार्थी है, छात्रों की उपलब्धियां, जो बालक ने उपलब्धियां प्राप्त की है, यानी कि उसने क्या ज्ञान अर्जित किया है, क्या क्या सीखा है। उपलब्धियों की सापेक्षित स्थिति। देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि एक मूल्यांकन के कार्य या मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ये मूल्यांकन क्या है। ये जो मैंने आपके सामने रखा है, ये गागर में सागर वाली बात है। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए, शिक्षण उद्योग की सापेक्षित उपयोगिता का पता लगाने के लिए, ये हमारे मुख्य रूप से कार्य हो गए। ठीक है, दूसरा अगर हम मूल्यांकन देखें कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो उसका जवाब, दूसरा जवाब ये होगा कि शिक्षा के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में विद्यालय क्रियाओं के उपयोग। तीसरा उद्देश्य अगर देखें हम, तो छात्र की उपलब्धियों की सापेक्ष स्थिति का पता लगाने के लिए। अब आप भली भांति परिचित हैं कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्यों किया जाता है। इस क्यों का जवाब आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए विभिन्न जो हमारे आचार्य हुए, जिन्होंने मूल्यांकन के बारे में कुछ कथन कहे, कुछ परिभाषाएं दी, उनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि कई बार इसमें परिभाषा ही पूछ ली जाती है। तो अब हम बताते हैं। देखिए, पहले हमारे पास एक क्लार्क एवं स्टार महोदय। देखिए, इनके नाम है ये क्लार्क एवं स्टार महोदय। इन्होंने क्या कथन किया, पहले मैं आपको कथन लिख देती हूँ, इससे कि फिर मैं आपको समझाऊंगी तो आपको दोहरान का कार्य होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी, देखिए, मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्यों की प्राप्त सूचना से निकाला जाता है। अब क्योंकि आप खुद ही परिभाषा देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मूल्यांकन क्या है। क्लार्क व स्टार महोदय ने कहा है कि मूल्यांकन वह है जिसके अंदर निर्णय या विश्लेषण है। मूल्यांकन वह है जिसके अंदर हम निर्णय लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बालक की क्या उद्देश्य रहे, शिक्षण विधियों की क्या उपयोगिता रही, पाठ्यचर्या के क्या उद्देश्य है, इत्यादि हमने देखे कि विद्यालय की क्या क्रिया है, उनके उपयोग क्या है। अर्थात हमने निर्णय लिया कि कौन सी क्रिया है की गई है और उनके उद्देश्य क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है। अगर उनकी उपयोगिता सुनिश्चित कर ली जाए तो एक तरह से वह हो गया निर्णय कि इसके समस्त उपयोग हो गए। उपयोग का निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद जो उपयोगिता हमारे समक्ष उपस्थित हुई उनका भी हमने विश्लेषण किया। किसी की संपूर्ण जानकारी लेने के बाद उनके गुण और दोषों का जो मेल कराया जाता है कि इसमें ये गुण और ये दोष हैं, उसको विश्लेषण कहा जाता है। किसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेना जो विद्यार्थी के कार्यों की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। अभी निर्णय और ये विश्लेषण
करना तो मूल्यांकन हो गया, लेकिन ये निर्णय और विश्लेषण हम करेंगे किस आधार पे? ये इस आधार पे करेंगे कि विद्यार्थी कार्यों की प्राप्ति से, सूचनाओं से। विद्यार्थी ने क्या कार्य किया? कार्य से तात्पर्य है बालक की शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में उसने क्या क्या किया, एक मानव रूप में या एक विद्यार्थी होने के नाते उसमें किन किन संस्कारों का, किन किन गुणों का समावेश हुआ, उसका अपने सहपाठियों से किस तरह का व्यवहार है, अपने अध्यापक जन से वो किस तरह से बात करता है, या क्या उसके आचार विचार हैं, सब बातों का इसमें मद्देनजर रखा जाता है। अर्थात विद्यार्थी कार्यों की प्राप्त सूचना। और ये जो कथन है यह है क्लार्क एवं स्टार का। अब हमारे जो दूसरे महोदय हैं वह है जेरोली मैक। इनका पूरा नाम है जेरोली मैक। इन महोदय ने क्या कहा है? देखिए, पहले हम लिखेंगे। देखिए, कथन आप हमेशा उसी प्रकार से याद करें जिस प्रकार से लिखा जाए या जिस विस्तृत रूप से लिखा जाए, क्योंकि कथन में बिल्कुल भी हेर फेर की गुंजाइश नहीं होती है। मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए जो हम कथन लिख रहे हैं यह है जेरोली मैक का। इन्होंने कहा है मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य, ध्येयों तथा लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। देखिए, ये हो गया इनका कथन। अब जैसा कि आपने कथन देखा और कुछ आपने इसके बारे में कल्पना की कि इन्होंने क्या किया। देखिए, जेरोली मैक ने कहा कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व ध्येयों तथा लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। देखिए, आपको यह बात पहले कथन में लिखी हुई बात से संबंधित लग रही है, लेकिन उन्होंने लिखा था कि निर्णय और विश्लेषण करते हैं विद्यार्थी के कार्यों का। इन्होंने भी लगभग वही बात की है कि जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं? उद्देश्य, ध्येय और लक्ष्य। किसके लिए, किस चीज़ के उद्देश्य है ये? यह उद्देश्य, ध्येय और लक्ष्य है बालकों से संबंधित, कि बालकों को जो हम देने जा रहे हैं, जिस प्रकार का ज्ञान हम दे रहे हैं, उनके उद्देश्य, उनके ध्येय और उनके लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा का निर्धारण, कि किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बालकों को अमुक ज्ञान दिया जाए, उनके लक्ष्य की क्या क्या प्राप्ति होगी, उनका निर्धारण किया जाएगा। अर्थात उनकी मात्राओं का निर्धारण किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी, समस्त जानकारी दी जाएगी, समस्त जानकारी का ध्यान रखा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, आगे जेरोली मैक ने कहा, यह ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। देखिए, इन्होंने कितनी गहराई वाली बात की है कि इसके अंदर मूल्य एवं उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। अब
आपने देख लिया। अब मैं इसे मिटाती हूँ और अपने अगले टर्म की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे मूल्यांकन की विशेषता। देखिए क्या है मूल्यांकन की विशेषता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ मूल्यांकन की विशेषता। हमारा हेडिंग डाल लेते हैं हम। मूल्यांकन की विशेषता। मूल्यांकन की सबसे अगर हम देखें तो मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन में क्या क्या गुण या क्या क्या विशेषता समाहित होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी मूल्यांकन हम कर रहे हैं, एक बालक का मूल्यांकन हम जिस रूप में कर रहे हैं वो वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अर्थात वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अगर हम दूसरा विशेषता देखें तो इसमें वैधता होनी चाहिए। तीसरी विशेषता हमारी होगी विश्वसनीयता। अर्थात विश्वसनीयता एक मूल्यांकन में आवश्यक है, होनी चाहिए। ये इसकी विशेषता है। विभेदीकरण पर आधारित होनी चाहिए। और हमारी जो अगली विशेषता है वह है कि व्यवहारिकता पर आधारित होनी चाहिए। देखिए वस्तुनिष्ठता अर्थात एक प्रश्न का केवल एक ही जवाब हो। अर्थात एक सवाल का एक ही उत्तर हो। केवल एक सवाल का केवल एक ही उत्तर हो, उसे कहेंगे वस्तुनिष्ठता। वैधता यानी कि उस सवाल को कोई भी जांच करे तो उसका उत्तर वही आए, उसे कहेंगे वैधता। विश्वसनीयता, इसकी विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि बालक ने जो कार्य किया है, जिस अनुसार किया है, उसके अंकन उसी आधार पर किए जाने चाहिए। विभेदीकरण से तात्पर्य है कि बालक, जितने भी बालक हैं यानी सभी प्रकार के विद्यार्थियों के स्तर अनुसार प्रश्न किए जाने चाहिए। क्योंकि एक विद्यालय में एक कक्षा के अंदर अगर हम देखें तो विभिन्न स्तर के या विभिन्न बुद्धि के बालक बैठते हैं। कोई किसी की बालक की बुद्धि लब्धि अधिक तो किसी की कमज़ोर बालक, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सृजनात्मक होता है। तो इन सभी बालकों की मद्देनजर रखते हुए प्रश्न किए जाने चाहिए। इन्हें कहा गया है विभेदीकरण। दूसरा अगर हमारा है तो व्यवहारिकता क्या है? परीक्षक की रचना, प्रयोग, अंकन प्राप्त कर प्रदत्तों की व्याख्या एवं निष्कर्ष निकालने की विधि और प्रक्रिया में सरलता होनी चाहिए। ठीक है, ये रही हमारी मूल्यांकन की विशेषता। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले कंटेंट की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक शब्द और आता है कि ये सब तो मापन में भी किया जाता है। मापन में भी देखा जाए तो लगभग ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो क्या अंतर है मापन और मूल्यांकन में? देखिए मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। देखिए मापन केवल अंक प्रदान करता है, यानी कि केवल अंक प्रदान। लेकिन मूल्यांकन में अंक प्रदान के पश्चात मूल्यों का निर्धारण, यानी कि अंक प्रदान प्लस मूल्य निर्धारण। अगर हम दोबारा दूसरा देखें तो होगा अर्थ वस्तु की मात्रा, यानी कि मापन का अर्थ हो गया वस्तु की मात्रा, कि कितनी वस्तु में कितनी मात्रा, बालक को कितने अंक प्राप्त हुए ये हमने देख लिया।
अब बालक के अंदर कितना गुण है, उसकी कितनी मात्रा है, क्या है, इसका इसमें समावेश देखा जाता है। जबकि अगर हम मूल्यांकन में देखें तो मूल्यांकन में उस वस्तु के मूल्य से है, यानी कि इसमें मात्रा से है तो इसमें मूल्य से है। देखिए, मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रतीकता प्रदान करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है वह है सीमित। जबकि अगर इसका देखें तो इसका क्षेत्र है व्यापक। व्यापकता इस प्रकार है कि छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन किया जाता है। इसमें बालक के सभी गुणों का, सभी दोषों का, यानी कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यवहार के बारे में चर्चा की जाती है, इसलिए इसका व्यापक है, इसका क्षेत्र व्यापक है। चौथा अगर हम देखें तो मापन के लिए अधिक श्रम, समय आदि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल बालक को एक नंबर दिया जाता है। बालक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर बालक को एक टैग दे दिया जाता है कि प्रथम है, ये द्वितीय है, इसके इतने नंबर आए हैं। लेकिन बालक के समस्त व्यक्तित्व या समस्त व्यवहार का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए समय कम लगता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि कम धन, समय व श्रम लागत। इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का ध्यान रखा जाएगा, सभी गुणों का ध्यान रख के किया जाएगा कार्य, तो उसके लिए अगर हम देखें तो समय अधिक समय, श्रम व धन की आवश्यकता। अगर अब हम पांचवा देखें तो पांचवा है, मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि हो सकता है हमने जो प्रश्न पूछे हैं उस वक्त बालक अस्वस्थ हो, बालक का मूड नहीं हो उसका उत्तर का जवाब देने में, या बालक उस वक्त सक्रिय नहीं हो, विभिन्न कारणों से बालक पिछड़ सकता है, लेकिन आगे वो प्रगति करके आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अर्थात कह सकते हैं कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जबकि मूल्यांकन में हमने बालक के संपूर्ण व्यवहार, व्यक्तित्व का अध्ययन किया है कि बालक में किसी चीज़ को सीखने की कितनी क्षमता है, बालक कितना सृजनात्मक है, कितना प्रतिभाशाली है, इन सभी गुणों का मूल्यांकन में समावेश होता है। इस आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक आगे जाके क्या बनेगा या उसमें कितने सीखने की कला है। अगर अब हम छठा देखें तो छठा है हमारा, छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा नहीं बनती, यानी कि स्पष्ट धारणा नहीं बनती। कैसे बनेगी? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बालक के केवल नंबर दिए जाते हैं, बालक को कुछ विषय में या कुछ में ही केवल अध्ययन कराया जाता है, बालक का सर्वांगीण विकास के बारे में ध्यान नहीं रखा जाता, बालक की समस्त व्यक्तित्व व्यवहार के बारे में मापन में जानकारी नहीं दी जाती, इसलिए स्पष्ट अवधारणा नहीं बनती। जबकि मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व व्यवहार का ध्यान रखा जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बालक कैसा है, बालक किन गतिविधियों में किस तरह का व्यवहार करेगा, या बालक किन किन कार्य करने की योग्यता है, बालक में क्या कर सकता है, यानी कि स्पष्ट अवधारणा बालक के समक्ष बन जाती है। अब हमारा ये टॉपिक हमने देखा कि बालक में मापन के अंदर केवल अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में अंक और मूल्य दोनों का निर्धारण होता है। मापन में केवल वस्तु की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है, जबकि मूल्यांकन में वस्तु की मूल्य से है। मापन का क्षेत्र सीमित है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। कम धन, समय एवं श्रम की लागत लगती है मापन करते समय, जबकि मूल्यांकन में अधिक समय, श्रम व धन लगता है।
मापन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन में भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन से स्पष्ट अवधारणा नहीं बनती है, जबकि मूल्यांकन में स्पष्ट धारणा बन सकती है। देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन की विधियाँ। यानी कि अब हम टॉपिक डालते हैं हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन विधियाँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस प्रकार विधियों को बांटें तो विधियाँ होगी दो प्रकार की। दो प्रकार की किस प्रकार? एक ऐसी विधि जो केवल परिणाम बताती हो, जिससे केवल बालक को परिणाम को पता चलता है कि उसने ये वो अमुक कार्य में सफल असफल हुआ है, उसने कितना कार्य किया कितना नहीं किया, अर्थात केवल उसमें परिणाम का पता चलता है। यानी कि इसे विधि का नाम हो गया परिणामात्मक प्रविधि। और जिन विधियों में, यानी कि मूल्यांकन करने की जिन विधियों में बालक को परिणाम के साथ साथ उनके गुणों का भी पता चल जाए कि बालक किन गुणों का समावेश एक बालक में है, तो पता चलने तो ऐसी विधि को गुणात्मक प्रविधि कहते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अगर अब हम परिणामात्मक का भी वर्गीकरण करें तो ये तीन प्रकार से वर्गीकृत की जाती है। जैसे कि मौखिक, जैसा कि आपको पता है मौखिक में बालक से सवाल पूछे जाते हैं और बालक उनका जवाब देगा। मौखिक बालक से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाएंगे, बालक को मौखिक रूप से ही जवाब देना है। जैसे कि अमुक प्रश्न में बालक को किसी भी वस्तु के गुण दोष, किसी भी से संबंधित जो भी प्रश्न विषय वस्तु को मद्देनजर रखते के पूछा जाएगा, वो केवल मौखिक रूप में पूछा जाएगा और बालक को उत्तर भी मौखिक रूप से ही देना है। दूसरा, परिणामात्मक विधि में हम लिखते हैं लिखित। इसमें बालक को लिखित में प्रश्न दिए जाएंगे और बालक को लिखित में ही उत्तर देना है। यानी कि इसमें जो परीक्षा होगी वह लिखित परीक्षा होगी। और अंदर तीसरी है प्रायोगिक, अर्थात बालक को कोई कार्य करने के लिए दे दिया जाएगा और बालक उस कार्य को किस रूप से करता है, किस प्रकार से करता है, उसके बारे में उस बात को मद्देनजर रखते हुए बालकों को परिणाम का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि बालक को कोई कार्य दे दिया जाएगा, वह बालक किसी कार्य को किस प्रकार करता है, उस आधार पर बालक को परिणाम दिए जाएंगे। तो इस प्रकार परिणामात्मक जो विधि है, परिणामात्मक विधि, इसके तीन रूप हो गए या तीन प्रकार से ली जाती है। पहली है मौखिक, दूसरी है लिखित और तीसरी है प्रायोगिक। अब हम अगर लिखित के भी भेद करें तो ये दो रूप से हो सकती है। पहला है हमारा निबंधात्मक, यानी कि बालक से जो लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे वह उनकी शैली निबंधात्मक होगी। और दूसरे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जैसे कि मैंने कहा उनके एक ही सवाल होंगे। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न इनकी जो परिणाम की जो आधार करने की शैली होती है वह शैली के आधार पर होता है। निबंधात्मक प्रश्नों का जो जवाब दिया जाता है वो एक शैली के आधार पर दिया जाता है कि बालक की शैली किस प्रकार की है किसी भी प्रश्न का जवाब देने में, जबकि वस्तुनिष्ठता में एक प्रश्न का एक उत्तर होता है। अब वस्तुनिष्ठता के भी अगर हम प्रकार देखें तो इसका पहला प्रकार होगा, माफ़ कीजिए, इसको दो प्रकार हैं। पहले मैं दो प्रकार में वर्गीकृत कर दूं इनको। पहला प्रकार है इसका अभिज्ञानात्मक और दूसरा है
प्रत्यास्मरण। जैसे कि अभिज्ञान से पता चल रहा है कि बालकों के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान से संबंधित बालक को दिए जाएंगे प्रश्न और बालक उनका अपने अनुसार अपने ज्ञान के आधार पे उत्तर देगा। जबकि प्रत्यास्मरण में बालक को कुछ सवाल के जवाब याद करा दिए जाएंगे और बालक उन्हें स्मरण करते हुए उन सवालों के जवाब देगा। प्रत्यास्मरण प्रश्न पूछने के भी दो तरीके हैं। पहला है रिक्त स्थान द्वारा, रिक्त स्थान पूर्ति द्वारा, और दूसरा अगर हम देखें तब वह है सरल प्रत्यास्मरण। सरल प्रत्यास्मरण रूप के प्रश्न। अगर हम अभिज्ञानात्मक में देखें तो अभिज्ञानात्मक में होते हैं बहुविकल्पी दूसरा इसमें होगा सत्य असत्य, तीसरा इसमें होगा समानता या मिलान वाले प्रश्न जिसमें मिलान करने के लिए दिया जाता है, और जो चौथा होगा वह होगा वर्गीकरण या विभेदीकरण। जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले हमने हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन विधियों को दो भागों में बांटा। पहला था हमारा परिणात्मक, दूसरी थी गुणात्मक। परिणात्मक के हमने 3 भेद किए, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। इसके बाद हमने लिखित के भी 2 भेद किए, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता को भी हमने 2 भागों में बांटा। पहला भाग था हमारा प्रत्याभिज्ञान, दूसरा था प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण को भी हमने 2 भागों में बांटा, एक था रिक्त स्थान पूर्ति, दूसरा है सरल प्रत्यास्मरण। इसके बाद हमने अभिज्ञानात्मक को बांटा, बहुविकल्पात्मक, सत्य असत्य, समानता या मिलान, और चौथा था हमारा वर्गीकरण या विभेदीकरण। इस प्रकार हम अगर आप देखें तो हमारा गुणात्मक प्रविधियां बची हैं जो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।